दोस्तों, मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी कहीं पर कि अगर आज आप समय की कद्र करेंगे तो कल समय आपकी कद्र करेगा। नमस्कार, मैं हूं रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास पॉलिटी का तीसरा चैप्टर, राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो इससे पहले हमने जो सेकेंड चैप्टर था वो पढ़ लिया था। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के अंदर वो वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसको देखने के बाद में आपको ये तीसरा चैप्टर देखना है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये शासन कितने स्तरों पर काम करता है। तो मुख्यतया शासन 3 स्तरों पर काम करता है। पहला है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है केंद्र स्तर। देखिए, स्थानीय स्तर वाला शासन क्या होता है। हमने 6th क्लास के अंदर 3 चैप्टर पढ़े थे। 5वां चैप्टर था पंचायती राज नाम से, 6वां था गांव का प्रशासन और 7वां चैप्टर था नगर प्रशासन नाम से। तो उसके अंदर हमने देखा था कि गांवों और शहरों के अंदर शासन किस तरह से चलता है। तो शासन का वो जो प्रकार था वो प्रकार आता है इस स्थानीय स्तर में। ठीक है, फिर जो ये राज्य स्तर का जो शासन है वो आज इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा होता है केंद्र स्तर का शासन। इसके अंदर जो संसद होती है हमारे देश की, उसके अंदर जो कानून बनाए जाते हैं जो संपूर्ण देश के लिए समान रूप से लागू होते हैं, वो शासन का प्रकार होता है केंद्र स्तर का शासन। तो इस तरह से इस शासन के 3 स्तर हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। अब उसके बाद में आपके जो हेडिंग आ रही है वो आ रही है विधायक। देखिए, ये विधायक क्या होते हैं। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। अंग्रेजी में विधायक को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे संक्षेप में कहते हैं एमएलए। आपने लोगों को कई बार इस वर्ड का प्रयोग करते सुना होगा। बहुत कम ही लोग इस विधायक शब्द का प्रयोग करते हैं, अधिकतर लोग एमएलए शब्द का ही प्रयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, ये जो एमएलए होते हैं, इन एमएलए का चुनाव किया जाता है जनता के द्वारा। और फिर ये जब जनता चुनाव करती है तो उसके बाद ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि इस विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सदस्य बनने के बाद में सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आपके हेडिंग आ रही है विधानसभा। आपने ऊपर पढ़ा था कि ये विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। तो आप जान लीजिए ये विधानसभा क्या होती है। देखिए, विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। जनता जिन विधायकों को चुनती है वे विधायक इस विधानसभा के अंदर एकत्रित होते हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। यानी कि अब राज्य के अंदर किस तरह से हमें शासन चलाना है, कौन कौन सी नई नीतियां बनानी है, उसकी चर्चा करते हैं इस विधानसभा के अंदर। और आगे आपके आ रहा है कि भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। ठीक है, भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर विधानसभा होती है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर बंटा होता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक बन जाता है और अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उस प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है। और वो विधायक क्या करता है, जिस क्षेत्र से उसको चुना गया है उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है ये विधायक। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्या बात आई है। उसके बाद आगे आ रहा है कि चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, सत्ताधारी दल के जो विधायक होते हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं, वो नेता मुख्यमंत्री बनता है। अब देखिए, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, भारत के जो जितने भी राज्य हैं उस प्रत्येक राज्य में उसकी एक विधायिका होती है। उस विधायिका को कहा जाता है विधानसभा। बहुत से राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों भी होती है, लेकिन आपको फिलहाल यहाँ ध्यान रखना है कि हर राज्य के अंदर एक विधानसभा होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपके। और इस विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं,
विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं विधायक, अंग्रेजी में कहते हैं जिनको एमएलए। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई राज्य है, इस राज्य का नाम है XYZ, कोई राज्य का नाम नहीं ले रहे हैं, XYZ कोई राज्य हो गया। इस राज्य को क्या होता है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर बांटा जाता है। मान लीजिए इस राज्य को 100 निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर बांट दिया, 100 निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बांट दिया इसको। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, हर राज्य के अंदर कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो डिपेंड करता है उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसके अंदर ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र होंगे, और किसी की जनसंख्या कम होगी तो उसके अंदर कम निर्वाचन क्षेत्र होंगे। तो मान लीजिए इस राज्य को 100 निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर बांट दिया। अब क्या होता है, हर निर्वाचन क्षेत्र में अपनी जो चुनाव की जो पार्टियां होती है वो अपने अपने सदस्य उतारती है। तो जैसे मुख्यतः आपको पता है दो ही है, जैसे एक हो गया बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपने सदस्य यहाँ पर उतारते हैं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर खड़े करते हैं। बीजेपी ने अपने 100 उम्मीदवार खड़े कर दिए उस निर्वाचन क्षेत्र में, कांग्रेस ने भी अपने 100 उम्मीदवार खड़े कर दिए। मान लीजिए और कोई एक आधी और कोई पार्टी हो गई, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, आप, ठीक है, तो आम आदमी पार्टी के भी कुछ सदस्य यहाँ पर हो गए, तो वो अलग अलग सदस्य उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर खड़े होते हैं। अब होता है क्या है, 100 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो अब जिस पार्टी को आधे से ज़्यादा सीटें प्राप्त हो जाएगी, मान लीजिए जिस पार्टी को 51 सीटें प्राप्त हो गई, तो वो हो जाएगा विजेता, वो जीत हो जाएगी। मान लीजिए बीजेपी को 51 मिल गई, कांग्रेस को मिल गई 40, और बाकी कितनी बची है, मान लीजिए 5 मिल गई इसको। और कई बार कुछ सदस्य ऐसे भी खड़े होते हैं जिनको किसी की मतलब जिसका संबंध किसी पार्टी से नहीं होता है, वो निर्दलीय होते हैं, उनको मिल गई 4। ठीक है, ये निर्दलीय हो गए, जिनको टिकट नहीं देते हैं लेकिन जनता के बल पर वो जीत जाते हैं। तो यहाँ तक जो बात है वो आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी कुछ बातें आई थी, एक आया था सत्ताधारी दल और दूसरा आया था विरोधी दल। ठीक है, तो सत्ताधारी दल कौन सा है, जिसके मतलब ज़्यादा विजेता हो गए, 51 विजेता हो गए मान लीजिए बीजेपी के, तो जिसको ज़्यादा मत मिले वो विधायिका के अंदर जाएंगे, तो वो हो जाएंगे सत्ताधारी दल। और इस सत्ताधारी दल के जितने भी जो ये 51 विधायक है, ये सभी विधायक मिलकर के अपने एक प्रमुख नेता का चुनाव करेंगे, उस नेता को कहा जाता है मुख्यमंत्री। ठीक है, ये मुख्यमंत्री हो जाता है। और उसके बाद में ये जो जितने भी विरोधी विधायक होते हैं, 40 विधायक कांग्रेस के हो गए, 5 इस आम आदमी पार्टी के हो गए, 4 निर्दलीय हो गए, ये भी विधायक हैं लेकिन ये विरोधी दल के विधायक हैं। और जो ये विधायिका होती है, ये विधानसभा होती है, इस विधानसभा के अंदर सभी के सभी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विरोधी पक्ष के हो, ये सारे के सारे यहाँ पर मिलकर के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं इस विधानसभा के अंदर। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। उसके बाद में जो हेडिंग आ रही है वो हेडिंग आ रही है गठबंधन सरकार। देखिए गठबंधन सरकार क्या है, कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का नहीं होकर के कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसको कहते हैं गठबंधन सरकार। यानी कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मान लीजिए 45 वोट मिल गए बीजेपी को और 45 ही मिल गए कांग्रेस को, और बाकी के 5 मिल गए आम आदमी पार्टी को, 5 मिल गए किसी निर्दलीय को। ठीक है, तो ये कुल 100 हो गए। अब इसमें से जीत के लिए शर्त क्या है कि आधे से ज़्यादा मत मिलने चाहिए, किसी भी पार्टी को 50 से ज़्यादा 51 मिलने चाहिए, तब उसकी जीत होती है। और यहाँ पर मान लीजिए किसी को भी नहीं मिला, 45 इसको मिले, 45 इसको मिले, आम आदमी को 5 मिले और निर्दलीय को 5 मिले, तो ऐसे में तो किसी ने भी बहुमत हासिल नहीं किया है। तो ऐसे में क्या होता है, इस बीजेपी के साथ मान लीजिए 5 ये आम आदमी पार्टी वाले मिल गए और 5 ये निर्दलीय वाले मिल गए। ठीक है, ये मिल जाते हैं तो इसके पास कुल 60 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इन्होंने मिलकर के फिर सरकार का गठन किया है, तो उस स्थिति को कहा जाता है गठबंधन सरकार। आई होप आप समझ गए होंगे ये गठबंधन सरकार क्या है। यानी कि जब कोई भी दल बहुमत सिद्ध ना कर पाए तो बहुत सी पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, तो उस सरकार को कहते हैं गठबंधन सरकार। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए अभी तक आपने जान लिया है कि विधायक क्या होते हैं, विधानसभा क्या होती है, गठबंधन सरकार क्या होती है, ये चीज़ें आपने जान ली है। अब उसके बाद में आपके हेडिंग आ रही है राज्यपाल। देखिए ये राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है।
और इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। केंद्र ये सुनिश्चित करने के लिए इस राज्यपाल की नियुक्ति करता है कि कहीं जो राज्य के अंदर जो विधायक होते हैं वो विधानसभा के अंदर जो शासन चलाते हैं वो संविधान के नियमों के अनुसार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये केंद्र सरकार नियुक्ति करती है इस राज्यपाल की। उसके बाद आ रहा है कि चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मैंने आपको बताया था कि जो सत्ताधारी दल के जो विधायक होते हैं वो मिलकर के अपने एक मुख्य नेता का चुनाव करते हैं और उसकी नियुक्ति की जाती है इस राज्यपाल के द्वारा। और जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद में ये राज्यपाल और ये मुख्यमंत्री ये मिलकर के आपस में सलाह मशवरा करके कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे होता है क्या है, मान लीजिए 100 विधायक बने हैं, ठीक है, तो 100 विधायकों में से क्या होता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपस में सलाह करते हैं और कुछ अन्य मंत्री बनाते हैं। देखिए बहुत से विभाग हैं, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया या स्वास्थ्य विभाग हो गया, तो इन विभागों के मुख्य मंत्री बनते हैं उन्हीं विधायकों में से। और वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल को जो ज़्यादा योग्य या उचित व्यक्ति लगते हैं तो उनको वो मंत्री का पद दिया जाता है। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद में जो शब्द आ रहा है वो है निर्वाचन क्षेत्र। इसका डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं कि इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। यानी कि कोई भी XYZ जो क्षेत्र हो गया उस क्षेत्र को कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। और इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो जनता रहती है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अगर जनता को लगे कि ये जो व्यक्ति है ये विश्वासी व्यक्ति है तो वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है वोट के माध्यम से। और फिर ये प्रतिनिधि जो चुना जाता है इस प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है। और ये विधायक फिर विधानसभा के अंदर जाकर के अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए ये कोई पंचायत का वार्ड या वे क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा का सदस्य चुनता है, ठीक है। यहाँ पर वो वोटिंग करवाई जाती है। उसके बाद में हेडिंग आ रही है बहुमत। इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। ये बात भी डिस्कस हो चुकी है, मैंने यहाँ पर 100 का उदाहरण लेकर के आपको बताया था। यानी कि कोई भी ऐसी बात हो तो उस बात पर अगर वोटिंग करवाई जाए तो आधे से ज़्यादा होने चाहिए। यानी कि 100 की बात है तो वहाँ पर 50% से अगर ज़्यादा होना चाहिए, 51 हो जाएंगे तो वो बहुमत हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है और आप इतने समझदार ही हैं और आप जानते हैं इस बात को। उसके बाद हेडिंग आ रही है विरोधी पक्ष। इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो 100 निर्वाचन क्षेत्रों में से जो 100 विधायक बनते हैं तो उनमें से मान लीजिए 51 विधायक हो गए बीजेपी के, तो अब जो बाकी के जो 49 होंगे ना वो 49 होते हैं इस विरोधी पक्ष के विधायक। ये विधायक क्या करते हैं, जो भी ये नीतियाँ बनाते हैं सत्ता पक्ष वाले, तो उनके विपक्ष के अंदर वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर ये सत्ताधारी पक्ष जो होता है वो अगर सही तरह से कार्य नहीं करता है तो उस पर ये प्रश्न उठाते हैं और जनता की जो परेशानियां हैं अगर उन पर ये सत्ता पक्ष ध्यान नहीं देता है तो उसका ध्यान आकर्षित करते हैं ये विरोधी पक्ष वाले। और लोकतंत्र का ये एक विशेषता होती है कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र के लिए ये फायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद में एक हेडिंग आ रही है प्रेस वार्ता। ये क्या है कि मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह है जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जन समूह को बताएंगे। यानी कि देखिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन लेती है और फिर ये विधानसभा के अंदर क्या करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। अब जैसे किसी विषय पर विधानसभा के अंदर चर्चा हो गई है, ये विधानसभा है और इसके अंदर जल की समस्या है, ठीक है। इस जल की समस्या पर चर्चा हुई है तो चर्चा होने के बाद में जब ये विधानसभा के विधायक होते हैं, ये चर्चा करने के बाद जब विधानसभा से बाहर आते हैं तो यहाँ पर प्रेस वाले अपने कैमरे वगैरह लेकर खड़े होते हैं और इन विधायकों से प्रश्न पूछते हैं कि जनता की जो ये समस्या है, पर्टिकुलर समस्या पर आप क्या कदम उठा रहे हैं। और उस बातों को फिर ये जनता तक अपने मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो उस बातचीत को कहा जाता है प्रेस वार्ता।
तो आप समझ गए होंगे ये प्रेस वार्ता क्या है। तो इसी के साथ ये आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर के अंदर जितने भी जो आपके नोट्स बन रहे हैं वो मैंने आपको बनाकर उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आपको 7th क्लास पॉलिटी के सभी चैप्टर के नोट्स की अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर नंबर 3 के 1 लाइनर जो क्वेश्चन आंसर है उसका कोर्स आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ मिल जाएगा अनअकैडमी पर। तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।